हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं लेक्चर थर्ड को। दो क्लास ऑलरेडी कवर हो चुका है तो एक बार उसको कवर कर लेना, फिर ये वाले क्लास में इंटर करना, क्योंकि सभी क्लास जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो क्लास होगा थर्ड क्लास, जिसमें से मेनली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस क्लास में जो है यही रहने वाले हैं। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हालांकि डिस्कस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे एग्जाम का एक क्रक्स है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चंस लग सकता है कि ऐसा क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन है या फिर इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर माइनॉरिटी में जाओगे और एकदम सूक्ष्मतम लेवल जो बोलते हैं ना, अगर वहां पे अगर देखोगे तो एक्चुअल में जो पेपर टू है और एक्चुअल में जो पेपर वन है, ये दोनों पेपर को करा क्यों रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझना है इस चीज को। पेपर वन भी ले रहे हैं, पेपर टू भी ले रहे हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। और पेपर टू का अगर बात कर रहे हैं, पेपर टू का क्लास चल रहे हैं, तो कैसे ये पेपर वन से डिफरेंट हो रहा है। या फिर पेपर वन में तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मांग रहे होंगे, पेपर टू में या तो चेकर जो चेक कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं, शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर अलग तरीके से यहाँ पे नॉलेज चाहिए। ये पॉइंट को समझना है, पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये समझ गए तो पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा, ये डिफरेंस सबको पता है कि पेपर वन एमसीक्यू है, पेपर टू डिस्क्रिप्टिव है, इसका बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में पेपर वन और पेपर टू बनाए क्यों गए हैं, और ये पेपर वन और पेपर टू में क्या ऐसे चीज है जिसके थ्रू एग्जामिनर हमसे डिमांड करते हैं, और इसी के रेस्पेक्ट में आज कवर करेंगे कि ऐसे में ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन ये जो टॉपिक है ये ऐसे में भी काम आएगा, आर्गुमेंट हो गया, प्रीसिस हो गया, उन सब में भी काम आएगा। पेपर टू पूरा नॉलेज नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। पेपर वन में जो हम लोग नॉलेज जितना भी गेन करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो नॉलेज स्टैटिक हो, चाहे वो नॉलेज करंट अफेयर्स का हो, ये पेपर तक सीमित है। नो डाउट स्टैटिक करंट अफेयर्स पेपर टू में भी आते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्चुअल्स हैं, जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर वन का टॉपिक है। लेकिन ये जो क्लास चल रहा है वो पेपर टू का क्लास चल रहा है, और पेपर टू में ये जानना है कि जो पेपर टू है ये नॉलेज टेस्ट अलग बात है, ये अपना पर्सनालिटी टेस्ट है। कौन से क्वेश्चन में कैसे रिएक्शंस करते हो, कौन से क्वेश्चन आते हैं उसमें किस तरीके से आंसर दे रहे हो, पूरे पर्सनालिटी टेस्ट है। मैं यहाँ पे फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, थोड़ा सा गहराई से समझो। अगर एग्जामिनर का एक्सपेक्टेड समझ आ गया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। जब उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लिखोगे, तो मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि पेपर टू जो है हमें कोई फैक्ट्स हो गया, फैक्ट्स के बारे में लिखना है नहीं, डाटा के फॉर्म में लिखना है नहीं। अब ये बोल रहे हो कि पहले क्लास में बताए थे कि हमें डाटा लिखना है, फैक्ट्स लिखना है, ये तो लिखना है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट या फिर कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि पूरा आंसर को डाटा डाटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, आंसर को पूरा फैक्चुअल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। नो डाउट डाटा इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जजमेंट हो गया, स्कीम हो गया, इसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझना, डाटा को इंक्लूड करोगे, स्कीम को बताओगे, लेकिन उस स्कीम को एक्सप्लेन नहीं करोगे। जैसे कि पीएम आवास योजना है, अब ये पीएम आवास योजना एक स्कीम का नाम है, क्वेश्चन में जब लिखोगे तो इस स्कीम को ऐड करोगे। अब ये पीएम आवास योजना के बारे में हमें नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन अलग डिमांड कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ अलग बोले हैं, जो क्वेश्चन बोले हैं उसी के फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन बस कुछ डाटा फैक्ट्स इसको ऐड करते हुए जाना है। उस डाटा फैक्ट जो भी ऐड करोगे उसको एक्सप्लेन करने नहीं लग जाना है, क्योंकि सबको पता है कि 300 वर्ड्स में लिखना है। अब ये 300 वर्ड्स में अगर यही को एक्सप्लेन कर दोगे, जजमेंट हो गया, डाटा को एक्सप्लेन करोगे, तो फिर क्या, वो तो पूरा लेंदी हो जाएगा,
पूरे डाइवर्सिटी में जो है आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो एग्जामिनर का जो माइंड है वो पूरा नॉलेज बेस्ड माइंड नहीं है, थोड़ा सा पर्सनालिटी बेस्ड माइंडसेट है कि अगर क्वेश्चन आ रहे हो तो उसको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, कैसे जो है पूरे एक डाइवर्सिफाई लेवल में जो है क्वेश्चन को लिख रहे हो। पहला पॉइंट वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है। वो चाहते हैं कि हर एक फील्ड में सोचो। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी का, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से मान ले कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इंटरनल सिक्योरिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं केवल क्या बोलूंगा, एक माइंडसेट क्या हो सकता है कि ठीक है इंटरनल सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, उसका सॉल्यूशन में ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर दे, ये ऐसा बता सकता हूँ, है ना। सोसाइटल को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हो सकता है, ये बोल सकता हूँ, नॉर्मल माइंडसेट। लेकिन अगर सीएपीएफ का कंटेंट का लेवल होगा तो क्या बोल सकता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी से एक तो थ्रेड बहुत ही ज्यादा है ना, थ्रेड तो है ही है। सोसाइटल में बहुत ज्यादा यहाँ पे थ्रेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, सोसाइटल में रेडिकलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, उसका यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। इकोनॉमिकल बातें भी यहाँ पे बता सकता हूँ मैं, इकोनॉमिकल बातें के साथ जो है टेक्नोलॉजी एक थ्रेट पहुंचा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, या फिर चैलेंजेस हो रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी ही क्या रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी को कम करने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ कंटेंट को, मैं यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिकल बातें भी बता रहा हूँ, सोसाइटल बातें भी बता रहा हूँ, गवर्नमेंटल बातें भी बता रहा हूँ, थ्रेटमेंट हो रहे हैं जो फोर्सेस हैं तो फोर्सेस का भी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो एग्जामिनर हमें ऐसे से यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है वो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए कंटेंट। एक ही लाइन में नहीं लिखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज्यादा थ्रेट हो रहे हैं, इतने लोगों को जो है ये मारे, फिर इतना स्कीम्स लगाए गए हैं, ये नहीं। ये तो लिखोगे लेकिन थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना कि रीजनल लेवल में क्या उसका इम्पेक्ट आ रहे हैं, सोसाइटल लेवल में क्या उसका इम्पेक्ट आ रहे हैं, है ना, इकोनॉमिकल लेवल में क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं। इन सब चीज को यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि जो कंटेंट है वो पूरा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। समझ पा रहे हो। और सबसे पहले बात कि जो टॉपिक पूछे गए हैं टॉपिक से भटकना नहीं है। जो मेन टॉपिक पूछे गए, ये भटकने वाला काम कहाँ पे होता है, ये डाटा में, ये डाटा वाले में होता है कि जब कोई भी हम लोग स्कीम कोट करते हैं तो फ्लो इतना ज्यादा रहता है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि उस जो स्कीम कोट की है स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जब स्कीम के बारे में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हो तो जो मेन फोकस है वो यहाँ से हम लोग भटक जाते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वहां से हम लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट कैसे हो रहे हैं, कोई जजमेंट के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, या फिर अदर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हो सके तो एक काम करना कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, कॉन्सेंट्रेशन बना के लिए, बने रहने के लिए क्या करो कि 2-3 बार बीच बीच में क्वेश्चंस को पढ़ते रहो करो। ये बेस्ट तरीका होता है, ये प्रैक्टिकली तरीका है। इससे कंटेंट में जो भी लिखोगे वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखोगे और इतना ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 पैराग्राफ लिखे हो, 2 पैराग्राफ लिखने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद 4 पैराग्राफ तक आ गए हो तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। या तो हो सके तो हर एक पैराग्राफ को चेंज करोगे तो हर एक पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन को पढ़ना, ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होता है ना। ये प्रैक्टिकल वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऐसे को अगर डाइवर्ट नहीं होना है, ऐसे को टू दी पॉइंट लिखना है, तो जैसे ही पैराग्राफ चेंज करोगे तो पैराग्राफ चेंज करते करते ही यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना। प्लस कोई भी टॉपिक चूज करोगे तो कैसे चूज करना है टॉपिक को, इसके बारे में कल बताया हूं, लेकिन उस टॉपिक में क्लैरिटी होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान में रखोगे। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है इसको कल डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी बात करोगे पूरा एविडेंस के बारे में बात करना, मतलब कोई भी चीज बोलोगे हवा हवाई बातें नहीं लिखना है। डाटा ऐसे नहीं कि डाटा हमें पता नहीं है तो रैंडमली कुछ भी यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, लिख कुछ और रहे हो, स्कीम के बारे में दूसरे स्कीम के बारे में बता रहे हो, सैनिटेशन के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में बात चल रहे हैं तो हम लोग पीएम आवास को जोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है। जल जीवन के बारे में अगर ऐसे आया हुआ है इसके बारे में लिखोगे तो जब ही अभी जो स्कीम लाए गए थे हर घर नल वाला, तो उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, हर घर नल, ये वाला जो स्कीम है इसको जल जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर इसी स्कीम में जल जीवन मिशन वाले स्कीम में जो है पीएम आवास को लेके जा रहे हो तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्कीम को इधर उधर नहीं करना, जो रिलेवेंट टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कीम देना। प्लस पीएम आवास में अगर कोई डाटा पता है तो डाटा को अगर पता है तब कोट करना, रैंडमली कुछ भी डाटा वहां पे मत लिख देना,
क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि कितना पीएम आवास में कितने यहाँ पे फंडिंग हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उसको भी आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड यहाँ पे लिखना, कोई भी चीज को लिखोगे तो प्रोवाइडिंग एविडेंस दे लेना, जैसे कि बताया था, ये कल भी क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में बात किए हैं कि एविडेंस बेस्ड लिखना। कोई भी बात बोलोगे तो उसके लिए या तो डाटा कोड कर लेना या फिर कोई स्कीम्स कोड कर सकते हो, आर्टिकल्स कोड कर सकते हो, इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर को जैसे ही देखे, ठीक है, इस तरीके से जो है 6 क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले काम क्या करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करना है। अब ये टॉपिक कैसे सिलेक्ट करोगे, कल के क्लास में डिस्कस किए हैं। जैसे एक बार टॉपिक आ गया, टॉपिक आने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ना उसको डिकोड कर लो। ये मेथड देखो हो सके तो अप्लाई कर लो। इस मेथड में क्या करना कि ऐसा बोलते हैं ना कि एक रफ शीट तैयार कर लो, रफ शीट तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस को डिकोड करो। डिकोड कैसे करना है कि मेरे को ये वाला एक पैराग्राफ में इसके बारे में लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कार्य इसमें करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि पहला पैराग्राफ में मैं सोसाइटल के बारे में लिखूंगा, सेकेंड पैराग्राफ में इकोनॉमिकल के बारे में लिखूंगा, थर्ड पैराग्राफ में सिक्योरिटी के बारे में हो गया, फोर्थ पैराग्राफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, फिफ्थ में अगर कोई इथिकल कंसर्न है तो इसके बारे में लिख दूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हम लोग बार बार माइंड भटकते हैं वो माइंड नहीं भटकेगा। ये टेक्निक अप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर के चलते ये सब चीज जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि एक थोड़ा सा कॉपी में या फिर वही बगल में पेज ही में लिख लेना कि पहले मैं ये इस पैराग्राफ में इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके बारे में, फिर नेक्स्ट में इकोनॉमिकल हो गया, थर्ड में सोसाइटल हो गया। इससे अच्छा तरीका जो है यही है। ठीक है, बेस्ट तरीका यही है कि इस तरीके से सॉल्व करो। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कर लो कि हाँ अगर इस टॉपिक में आएगा तो ये मैं करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस उसके बाद पॉइंट को तो ऑर्गेनाइज कर ही लोगे, है ना, क्योंकि पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि इसको इसको लिखना है। तो यही कुछ मेजर स्टेप है जिसको फॉलो करके यहाँ पे आंसर राइटिंग कर सकते हो। अब ये इंडिविजुअल में डिपेंड करता है, नो डाउट, है ना, अपने लेवल में भी अगर कोई तरीका है, कोई टेक्निक्स अप्लाई करते हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये टेक्निक अगर बेहतर लग रहे हैं, इस टेक्निक से अगर जो है टाइम सेव हो रहा है, तो इस टेक्निक की तरफ जाना। प्रैक्टिकल टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो यहां तक क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या लिखना है ना, और उसी के साथ कैसे जो है एक फॉलो करना है, कि स्टेप को फॉलो करना है। नेक्स्ट में ये कवर करेंगे इसी क्लास में कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ऐसे लिखा जा सकता है। मैं कैसे ऐसे लिखना है ये नहीं बता रहा हूं, कैसा तरीका है ये बता रहा हूं। ठीक है, हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट ऐसे मैं ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हाउ टू राइट ऐसे हम लोग कर चुके हैं। कल के क्लास में ही जो हुआ है क्लास, उसमें कवर कर चुके हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये देखेंगे कि व्हाट इज अ डाइवर्सिटी टू राइट ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, हाउ टू राइट ऐसे। ये एक क्वेश्चन हो गया कि ऐसे कैसे लिख सकते हो। इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, ये बात हो चुका है ना। हाउ टू डाइवर्सिफाई या फिर हाउ टू राइट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर ऐसे। ठीक है, तो क्या क्या जो है मेथड है जिसके थ्रू ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जिसके थ्रू पूरे ऐसे को लिख सकते हैं वो है प्रो या फिर कॉन्स मेथड के थ्रू। समझ आ रहा है। टोटल यहाँ पे 3 मेथड मैं बताने वाला हूँ, 3 मेथड में जो भी सुटेबल लगे उसको भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन जो सेकेंड मेथड है, आई थिंक, हाँ, सेकेंड मेथड सबसे ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी ऐसे आता है सीएपीएफ में, वो सेकेंड मेथड से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड मेथड में 100% जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, हर चीज का तो 100% नहीं बोल सकते, लेकिन जितना अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सेकेंड मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे का लिख रहे हैं, लेकिन ये आर्गूमेंट में भी काम आएगा ये वाला टॉपिक, प्रो और कॉन्स मेथड। क्योंकि आर्गूमेंट में फॉर और अगेंस्ट ही लिखते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एंड अगेंस्ट, प्रो या फिर कॉन्स। समझ आ रहा है, तो स्किप मत करना।
पहला मेथड जो ऐसे राइटिंग का है वो है प्रो और कॉन्स मेथड। इसमें क्या कर सकते हो कि सबसे पहले जो है पूरा हम लोग चैलेंजेस बता सकते हैं कि क्या क्या इसका चैलेंजेस है। ध्यान रखना एक चीज, कौन सा चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे, इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन कैसे लिखते हैं ये कल के क्लास में डिस्कस किए हैं। ये जो प्रो और कॉन्स मेथड है इसमें इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, कॉन्क्लूजन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, कॉन्क्लूजन भी लिखना पड़ेगा। तो जो प्रो और कॉन्स मेथड है ये पूरा बॉडी के लिए बता रहा हूं, बॉडी पोर्शन के लिए। प्रो और कॉन्क्लूजन देखो, इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन का अगर बात करोगे तो कई मेथड है लिखने का, कल के क्लास में भी बता चुका हूं, तो वहां से या फिर फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, वहां से रिफर कर लेना, है ना। क्योंकि बार बार वही चीज को कवर करेंगे तो टाइम वेस्ट बस होगा आगे। बॉडी में क्या करोगे कि सबसे पहले पूरा हम लोग क्या करते हैं, चैलेंजेस बता देंगे, क्या क्या इसका चैलेंजेस है, फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ वाइज उसको क्या कर देंगे, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक प्रो और कॉन्स मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर चैलेंजेस के बजाय यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पूरा इसका निगेटिव बता देंगे, निगेटिव बनाने के बाद इसका पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव कर सकते हो मतलब चैलेंजेस का सॉल्यूशन कर सकते हो, एक ही मतलब है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का दो तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है। या तो इसका एडवांटेजेस भी ले सकते हो, इसका हार्मफुल भी होता है। पॉजिटिव वे में भी इसका यूटिलाइज कर सकते हो, निगेटिव वे में भी इसका यूटिलाइज कर सकते हो। तो दो तरीका है यहाँ पे बताने का कि जो सोशल मीडिया है उसका कैसे इंपैक्ट होता है, या फिर सोशल मीडिया का क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से जो है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड जो कि डायमेंशनिंग मेथड है। डायमेंशनिंग मेथड में कैसे लिखोगे कि कंटेंट डाइवर्सिफाई करोगे। कैसे, जैसे कि इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब, ठीक है, ये बोला है इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब, ये बोला है। इसको डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि इसका जो है सोसाइटल लेवल में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड जजमेंट है, ठीक है, इसका इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसका टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस मिल रहे हैं। समझ आ रहे हैं, कोई डाटा है तो डाटा को इंक्लूड करोगे, है ना, कोई अगर स्कीम्स हैं उस स्कीम्स को इंक्लूड करोगे, इसका क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, चैलेंजेस के साथ इसका जो है क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशंस के साथ क्या इसका जो है वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये समझ पा रहे हो, ये पूरा ये डाइवर्सिफाई है, कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने का जो लिखते हैं ना, बोलते हैं कि कंटेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। जैसे कि जो है इसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना, जो डायमेंशनिंग कंटेंट है इसके थ्रू एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब। अब देखो, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब मतलब आर्टिफिशियल ऑन जॉब में कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले बात ये सोसाइटल चैलेंजेस होगा। कैसे चैलेंजेस हो गए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उसी के साथ अगर इससे रिलेटेड कोई जजमेंट है तो उसको कोट कर सकते हो एआई से रिलेटेड। फिर इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होंगे मतलब इकोनॉमी में बर्डन आएगा, ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे एडवांसमेंट ही होगा। तो इस तरीके से उसके बाद लिख सकते हो कि कोई अगर देखो चैलेंजेस भी यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे कि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है, उसी के साथ साइबर सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे चैलेंजेस लिखे साथ जो है उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो कि जो इम्पैक्ट ऑफ एआई जो हो रहे हैं जॉब्स में, अगर स्पेशली अगर बात करें तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ वे फॉरवर्ड लिखते हुए कंक्लूजन करके एंड कर सकते हैं। तो डायमेंशनिंग कंटेंट करने बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और इससे सबसे ज़्यादा जो आंसर यहाँ पे लिखे जाते हो यही से लिखे जाते हैं, बेस्ट तरीका होता है लिखने का। एक और मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वर्ड। ये जो WH फैमिली वर्ड है इसमें क्या होता है कि जितना भी WH वाले वर्ड हो गए, जैसे कि वेन, उसी के साथ वेयर हो गया, वेयर के साथ जो है हाउ हो गया, ठीक है, उसी के साथ जो गया हुज हो गया। तो जितना भी WH वाले फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं उसका क्वेश्चंस करते हुए आंसर लिखना। जैसे कि वेन कब हुआ, तो उसके बाद जो है कहाँ हुआ, कैसे हुए, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है WH वाले फैमिली वर्ड से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल दे क्या, देखो, रोल ऑफ CAPF इन इंश्योरिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले ये लिख सकते हो कि वाई इंपॉर्टेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है
है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंस है, उसी के साथ उसका चैलेंजेस इंक्लूड कर देना और चैलेंजेस के साथ कंक्लूजन कर देना, तो ये भी एक पैसेज बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। एक पैराग्राफ ऐसे कंप्लीट हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में जो है हाउ लिख सकते हो, हाउ का आंसर दे सकते हो। हाउ मतलब कैसे, किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी करते हैं सीएपीएफ के जवानों के द्वारा, तो उसका चैलेंजेस, कंक्लूजन, फिर सो पैराग्राफ क्लोज हो गया। तो इस तरीके से जितना भी WH वाले वर्ड हैं, फैमिली वाले, जो WH फैमिली वाले वर्ड हैं, तो यहां से लिखोगे तो ये भी एक मेथड है। इसके थ्रू भी जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। लेकिन जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे, क्योंकि एक पैसेज से दूसरे पैसेज जाओगे, एक पैराग्राफ से सेकेंड पैराग्राफ में जब शिफ्ट होंगे, तो सबसे ज्यादा उसमें जो दिक्कतें आता है वो है कनेक्ट नहीं हो पाता। फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं हो पाता, और सबसे बड़े चैलेंजेस यही होते हैं, और एग्जामिनर यही डिमांड करता है कि हमें कनेक्टिंग चाहिए, एक फ्लो के फॉर्म में हमें रीड करना है। तो फ्लो के फॉर्म में रीड करना है तो हमें जानना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स लिखा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। जैसे कि कहीं पे अगर एंड यूज करना हो तो हम लोग एंड यूज ना करके अलॉन्ग विथ हो गया, आल्सो हो गया, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, एज वेल एज हो गया, फर्दर मोर है, इन एडिशन, इंक्लूडिंग, मोर एवर, टूगेदर विद, इस तरीके के वर्ड को यूज कर सकते हैं। जब इसको वर्ड को यूज करोगे एंड के अलावा, ठीक है, एंड के बजाय अगर इस तरीके के वर्ड को यूज करोगे तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंपैक्ट आएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बट, तो बट के जगह आल्दो हो गया, अपार्ट फ्रॉम, एज इफ हो गया, एज लॉन्ग एज, कन्वर्जली हो गए, ठीक है। समरी के जगह जो है जनरली, इन ब्रीफ, इन अदर वर्ड, इन शॉर्ट, इस तरीके से जब वर्ड को यूज करोगे तो अच्छा इंपैक्ट आएगा, और जो एक फ्लो है वो फ्लो भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो है इसके जगह हम लोग वर्ड को यूज कर सकते हैं। आई होप कि जो थर्ड क्लास रहे हैं, थर्ड क्लास भी अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से कैसे एक्चुअल में हमें टैकल करना है। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन PDF अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।